नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शरद। अक्सर राजनीति में एक बयान के कई मायने होते हैं, इसलिए मंझे हुए नेता जो भी बोलते हैं तोल मोल के ही बोलते हैं। राजनीतिक इतिहास में कई नेताओं की सियासी समझ तो इसी आधार पर परखी गई है कि उनके जरिए कौन सी बात कब कही गई है। हाल ही में एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और चुनाव से पहले सूबे में खासे सक्रिय कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान को लेकर फिलहाल सियासत गर्म है। कहने को तो कैलाश विजयवर्गीय रतलाम में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बयानों से उनके ऐसा मालूम पड़ा कि सरहद पर रूस यूक्रेन जैसे कुछ हालात हैं और मंच से देशभक्ति के प्रमाण पत्र लिए जाना जरूरी हो गया है। विशुद्ध चुनावी तैयारी के कार्यक्रम में मरने मार देने जैसे बयानों को आखिर किस हद तक जायज ठहराया जा सकता है? क्या वाकई में ये बात कैलाश विजयवर्गीय की ओर से देशभक्ति की पराकाष्ठा के भाव में कही गई है या इसके कुछ और मायने हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उस दौर में जब चिंगारी से आग भड़क जाने का डर हो, अपने ही कुछ राज्य दंगों की चपेट में हो, देश की सर्वोच्च अदालत नेताओं को सोच समझकर बोलने की ताकीद कर रहा हो, ऐसे में सबसे ज्यादा राज्यों में शासन करने वाली पार्टी के नेता के मरने मार देने जैसे बयान आखिर किस हद तक जायज ठहराए जा सकते हैं? बीजेपी प्रवक्ताओं की चौथी बार राष्ट्रीय महासचिव बने अपनी पार्टी के नेता के इस बयान की मीमांसा करने की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बयान ये ऐसा है जिस पर सवाल तो खड़े होंगे। कैलाश जी का जो बयान था वो हो सकता है कि कई बार इंसान देशभक्ति के भावेश में इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर देता है। उनकी भावनाएं ऐसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव समाज को एकजुट करने का प्रयास किया है। हमारी जो भी सनातन आस्था है, हमारा जो राष्ट्रीयता का सिद्धांत है, इन तमाम चीज़ों को एक सूत्र में पिरोते हुए हमने राजनीति की है और आगे भी इसी ध्येय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के पक्ष में बीजेपी नेताओं की दलील कांग्रेस के गले नहीं उतरी। कांग्रेस की माने तो बीजेपी की कोशिश आने वाले चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करना है। यही वजह है कि उनके नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान हेड स्पीच की श्रेणी में आता है। यह बात भी सही है कि कैलाश विजयवर्गीय जी की बात को उनकी पार्टी भी गंभीरता से नहीं लेती है, मगर जो भाषा शैली उनकी है वो एक राजनैतिक अपराध की श्रेणी में आती है। चुनाव के दौरान वोट की जुगाड़ में सियासी समीकरण बदलते रहते हैं। इन समीकरणों को साधने में बयानों की कोई तो एक मर्यादा होनी चाहिए। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? नेता इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, लक्ष्मण रेखा लागने पर जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए एक खास पैनल हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है। हमारे साथ गोविंद मालू हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे चर्चा में। इसके साथ ही संतोष गौतम प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गोविंद मालू जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, चुनाव सर पर हैं, आप लोगों का नारा 51% वोट बैंक का है, तो बात वोट बैंक की होनी चाहिए या इस बात की होनी चाहिए कि जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसको फिर देख लिया जाएगा इस कुछ भाव में इसके? भारत में राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्र भाव का जागरण और राष्ट्रहित का संवर्धन और राष्ट्रहित सर्वोपरि, दल हित बाद में, ये हमारा ध्येय है और हमेशा रहेगा। पिछले दिनों पीएफआई के संबंध में जो खबरें आई
उसमें देश विरोधी षड्यंत्र की खबर आज ही छपी और कल भी पीएफआई से संबंधित लोग एनआईए ने गिरफ्तार किए। क्या शाहिद, रेयान और याकूब जिनको पकड़ा गया, कई नेपाल से षड्यंत्र कर रहा था भारत राष्ट्र राज्य के खिलाफ, क्या इसके खिलाफ हम जागरूकता जागृत करें और भारत माता के खिलाफ षड्यंत्र करें, क्या हम उसको तिलक करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आता है। यदि उन्होंने कहा है कि भारत माता के जो साथ है, भारत माता की जय बोलेगा, हम उसके लिए जान दे देंगे, और जो भारत माता के खिलाफ चलेगा हम उसकी जान ले लेंगे, ये तो हर भारतवासी का कर्तव्य है और होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेंगे? हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम ऐसी मानसिकता के खिलाफ हैं, हम ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ हैं, हम ऐसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, चाहे कोई भी हो, कोई मजहब, किसी धर्म, किसी से संबंधित हो, किसी संगठन से, यदि वो संगठन भारत राष्ट्र राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करके और कोई सेना बनाकर यहाँ विध्वंस पैदा करना चाह रहा है, भारत की आंतरिक स्थिति को, बाह्य स्थिति को कमजोर करना चाह रहा है, भारत को कमजोर करना चाह रहा है, अखंडता एकता पर छेक लगाना चाह रहा है, उसके खिलाफ हमारा अभियान लगातार मालू जी मेरा एक सवाल मालू जी जारी रहेगा। गोविंद मालू जी मेरा एक सवाल है, हमने बलिदान दिया है मालू जी, अगर कश्मीर के लिए बलिदान हो गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नहीं मालू जी, एक मिनट बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई गतिविधि जो आपने बताई, जो भी आतंकवादी गतिविधियां या ऐसे विचारधारा के लोग जो समाज के लिए अहितकारी हैं, उनके खिलाफ एक्शन के लिए तो है ना व्यवस्था है, एनआईए है, पुलिस है, और बाकी जो अपनी अगर सरहद की बात आएगी तो सेना है। अब आप कह रहे हैं कि हर आदमी का, तो हर आदमी में अगर कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को अपना लिया कि जो इस तरीके की बात नहीं करेगा, तो उन्होंने तो लिखा भी है कि उनकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरा मतलब यह है कि वो एक प्रभावशाली नेता है, जो जब वो बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। तो इसका एक तरीका बोलने का कुछ हो सकता है, जो भावना वाली बात है वो ठीक है। भावना इसी प्रबल राष्ट्र भाव का जागरण हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कश्मीर हमारा है पर बलिदान दे दिया। और यदि भारत माता के खिलाफ, भारत माता मतलब हमारा राष्ट्र जिसको हम माता मानते हैं, इस धरती को हम माता मानते हैं, हमारा भारत की संस्कृति के हम धरती को भारत माता मानते हैं, तो भारत माता का मतलब है भारत का कोई एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक राष्ट्र है, हमारी गोविंद मालू जी आपकी बात आ गई है। मैं संतोष गौतम जी को करना चाहूंगा। कई चीन से षड्यंत्र कर रहा है, हम उसके खिलाफ राष्ट्र भाव का जागरण और जागरूकता करना हमारा काम है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जनता को जागरूक करना और बार बार आगाह करना, देखिए सतर्क रहिए दुश्मनों से। तो दुश्मनों से सतर्क रहना कहना बुरी बात है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सही बात है? बताइए, इनसे पूछिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये कहने वाले सही है क्या? मालू जी पूछ लेता हूँ जी। संतोष जी वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्रभक्ति का जो भाव है वो जगाने वाली बात है। आप लोग क्यों इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि वो कुछ ऐसा हो जाएगा या कुछ अप्रिय हो जाएगा? वो राष्ट्र भावना को जगाना चाहते हैं, उनका कहना ये है। नहीं, हम तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती जाती रहती है। कारण क्या है कि यहाँ मध्य प्रदेश में इनकी सरकार ने 18 साल में जो जंगल राज फैलाया है, जो इनकी असफलताएं हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए, जो घोटाले किए हैं, जिसके कारण इनको सतपुड़ा भवन में आग लगानी पड़ी, तो इन सब बातों को दबा ऐसे बयान ही तो सामने लाएंगे ना। और बस चारा क्या है, अपनी उपलब्धियों के नाम पर कोई श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं क्या? इनको शरद जी विषय पर बात कराइए, शरद जी विषय पर बात कराइए। भारत राष्ट्र राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वाले के साथ है क्या ये? अरे मालू जी सुनिए, सुन तो लेते हैं मालू जी एक बार सुन तो लेते हैं, जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसे लोगों को गलबलियां बांध रहे हैं। देखिए एक बार सुन तो लेते हैं, कोई नहीं करेगा। गोविंद मालू जी एक बार सुन तो लेते हैं, जवाब तो सुन लेते हैं। विषय पर बात करिए, इसी विषय पर बात होनी चाहिए। आप बात करेंगे तो मैं बहस नहीं होने दूंगा। गोविंद मालू जी आपकी बात आ गई, सुनिए उनकी बात तो आने दीजिए।
उसी विषय पे जवाब दे रहे तो पहले दूसरी डिबेट में बात करेंगे ना। उनका जवाब तो आने दीजिए, तब तो निर्णय लेंगे कि हाँ किस विषय पे हो रही है। गोविंद मालू जी ऐसे शोर शराबी में भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या ये सही है? मध्य प्रदेश में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। गोविंद मालू जी टुकड़े होंगे कहने वालों को साथ में क्यों रख रहे हैं आप? क्या ये सही है? भारत माता की जय कहना गलत है, ये क्या बोलते ये गलत है कि नहीं? ऐसा नहीं कहना चाहिए। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मालू जी आप इतने सीनियर हैं, नहीं बोलेंगे, ऐसे बहस नहीं करनी। गोविंद मालू जी एक बार जवाब तो आ जाने दीजिए। गोविंद मालू जी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार संतोष जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। जी संतोष जी आप जारी रखिए। आप संतोष जी मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हमारे राष्ट्र पहले दल बाद में। नहीं तो अपनी बात तो रखनी दीजिए। गोविंद मालू जी देखिए, आप राष्ट्र की बात करें। मालू जी आपने अपनी बात कह दी है, आपकी बात आ गई है, आप उनको अपना पक्ष तो रखने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा से लौट के आऊंगा। आप एंकर हैं, विषय पर बात कराइए। हाँ विषय पे तो सुन तो लीजिए एक बार, सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। ये विषय पर जो कैलाश जी ने कहा, कैलाश जी के विषय पे बोल रहे हैं वो आप सुन तो एक बार सुन तो लेंगे, तब ना कोई डिसीजन ले पाएंगे। बोलिए संतोष जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज संक्षिप्त में। नहीं लेकिन मैं एक बात का आश्वासन चाहूंगा, मेरी बात में नहीं बोलेंगे तो उनकी बात में नहीं बोलेंगे। जी आप रखिए, आप जारी रखिए, वो उनको मैंने बोल दिया, आप जारी रखिए अपनी बात। मैं कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर ठीक है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात कही, इसका मतलब उनका देश की प्रदेश की कानून एजेंसियों पर कोई विश्वास नहीं है, जो व्यवस्थापक एजेंसियां उन पर कोई विश्वास नहीं है, वो कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं इस प्रकार से। और दूसरा एक चीज और मैं कह दूं, एक बहुत पुरानी कहावत है, थोड़ा करना बाजे करना। तो ये लोग जो भारत माता की जय की बातें कर रहे हो, भारत माता के लिए जान देने और लेने की बातें कर रहे हैं ना, दरअसल भारत माता के इस देश के बेटे स्वाधीनता का संघर्ष कर रहे थे। जब कांग्रेस के नेतृत्व में और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में पूरा देश स्वाधीनता का आंदोलन कर रहा था, पर ये जो भारत माता के नकली बेटे हैं ना, ये उस समय भारत माता की पीठ पर पूरा हो रहे थे। अभी की बात ठीक है संतोष जी आपकी बात आ गई है। मैं रमेश शर्मा जी को इन करना चाहूंगा प्लीज दोनों पॉलिटिकल मेहमान एक निष्पक्ष राय आना भी जरूरी है। संतोष जी, मालू जी प्लीज, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है, प्लीज ऐसे शोर शराबे में फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आपकी बात आ गई है, मैं आऊंगा, अभी हमारे पास समय है। संतोष जी अभी समय है, आपका भी पक्ष आ गया है, मैं आऊंगा आपके पास। आए अभी आपके पास आएंगे, आपके पास आऊंगा मैं, मेरे पास है समय अभी। संतोष जी अच्छा ठीक है चलिए 20 सेकंड में आप अपनी बात करिए। जी आप करिए, ऐसे तो आपका समय जाया होता रहेगा। जी रखिए आप अपनी बात प्लीज रखिए, ऐसे समय बर्बाद हो जाएगा प्लीज। मेरा शोर शराबे में तब्दील। मालू जी अभी शांत है, अब आप बोलिए, आप प्लीज अपनी बात जल्दी संक्षिप्त में रखिए। मैं रमेश शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। जी वो बीमार होकर कश्मीर में मरे थे और राज्य की पहले मंत्री सरदार नीतीश को फजलुल हक के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, मंत्री रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो इनकी देशभक्ति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि विचारधारा ने जिस राष्ट्रपिता की हत्या करवा दी, वो आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बने हुए भारत माता की बातें करते हैं। ठीक है संतोष जी आपकी बात आ गई है। मैं रमेश जी के पास जाना चाह रहा हूँ, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। रमेश जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दरअसल जो वक्त है वो चुनाव का वक्त है, और जब कार्यकर्ताओं के बीच में अगर गए कैलाश विजयवर्गीय या बीजेपी का कोई और भी नेता जाता है तो आमतौर पर तो यही सोचते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो बन रही होगी, चुनाव में कैसे जाना है, बूथ को कैसे मजबूत करना है, जो उनका पूरा नारा है उसको। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कार्यकर्ता सम्मेलनों में ऐसे बयान जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिया है वो मोटिवेशन का काम करते हैं, या आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण का काम करते हैं? देखिए मोटे तौर पर ये बात तो ठीक है कि कार्यक्रम चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, अगर राष्ट्र की बात आती है, परंपरा की बात आती है, संस्कृति की बात आती है तो इसकी चर्चा होनी चाहिए।
और उसका कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आनी भी चाहिए। अब सवाल दूसरा ये आता है कि जान लेने और जान देने की बात। अगर कैलाश विजयवर्गीय जान लेने के वाक्य से अगर बच सकते थे तो ज़्यादा उचित होता। वहाँ तक तो ठीक था कि हम भारत के लिए जो है हम प्राण देंगे, जान दे देंगे, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन एक वातावरण क्या बन गया है पिछले कुछ दिनों से, आप अगर देखेंगे तो हर 2-4 दिन में कोई ना कोई जान लेने की बात करता ही है। कोई तो कह देगा कि सर तन से जुदा होगा, कोई टुकड़े होने की बात करता है, कोई ये कह देगा कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दो तो फिर बात करेंगे। तो ये जो वातावरण बन रहा है उस वातावरण में बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक आदर्श व्यक्तित्व वही होगा जो बाह्य वातावरण से प्रभावित ना हो। और संस्कृति राष्ट्र की बात तो ठीक है। एक बातचीत जरूर मैं संतोष गौतम जी से करना चाहता हूँ, इनके साथ मेरी बहुत डिबेट हुई है। आमतौर पर ये उत्तेजित होते नहीं हैं, पहली बार मैं इनको इतना गुस्सा देख रहा हूँ। तो नाम संतोष, ऊपर से गौतम ऋषि जी कितने शांत थे, उन पर गौ हत्या का आरोप लगा तब भी वो शांत रहे। तो आप तो गौतम हैं और संतोष हैं, मुस्कुराहट बनाए रखिए चेहरे पर। कहने दीजिए गोविंद मालू जी को मुस्कुराहट बनाए रखिए। आपकी पहचान शांत तरीके से, अच्छी तरीके से बात प्रस्तुत करने की है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। जी ठीक कह रहे हैं आप। तो शांति प्रिय तरीके से अगर बातचीत करेंगे तो शायद ज़्यादा सार्थक बातचीत कर पाएंगे। गोविंद मालू जी, मैं आपसे फिर से आपके पास लौटना चाहूँगा। जो रमेश जी बात कर रहे हैं उनका भी कहना है कि इस तरीके के शब्दों से बचा जा सकता था, और अगर वो चाहते हैं देशभक्ति को लेकर तो बयान दें। मैंने पहले भी ये बात दोहराई थी कि वो एक बड़े कद के नेता हैं। जब वो कोई बात कहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है, और वो कोई अच्छी बात कहते हैं तो उसका भी असर होता है, या कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की कोई संभावना हो तो उस पर भी असर पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि ठीक है, आप चुनावी स्ट्रेटजी बनाइए, जनता के बीच जाइए, अपने डेवलपमेंट की बातें कीजिए, और भी हैं राष्ट्रभक्ति जगाने के लिए आप कोई और तरीके हो सकते थे, और इस तरीके के जो शब्द हैं उनसे बचा जा सकता था? क्या आपको नहीं लगता कि बचा जा सकता था? बिल्कुल नहीं शरद बाबू जी, एक बात बताइए आप, भारत के अंदर यदि राष्ट्र भाव का जागरण हर नागरिक में करना है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का हो, सब में रहता है। अच्छे अच्छे लोग भारत के लिए बलिदान हुए हैं, न केवल हम हिंदू मुसलमान के इसमें ये क्यों जा रहे हैं, इसमें ये वोट बैंक की राजनीति क्यों समझ रहे हैं इसमें। मैं कह रहा हूं कि ये भारत के खिलाफ यदि कोई षड्यंत्र कर रहा है, चाहे पाकिस्तान करे या चीन करे या भूटान करे या श्रीलंका करे, हम क्या उसके साथ रहेंगे या भारत के साथ? नहीं, तो उसका जवाब सेना देगी ना, कैलाश विजयवर्गीय थोड़ी देंगे, सेना देगी उसका जवाब। कौन सा सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है? क्या भारत में रहने वाले लोग जो अभी देखिए, वो अभी जो पीएफआई की सेना बनी उसमें 3 पकड़े गए, एक मजहब के लोग थे, वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या हम उनको बचाएंगे? पकड़े जाएंगे और गिरफ्तार होंगे। मैं ये कह रहा हूँ पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार होंगे ना, तो उनके लिए बोलेंगे हम, तो क्या गलत है? इनको भी बोलना चाहिए। अब जैसे अभी रमेश जी ने कहा, आदरणीय रमेश जी ने बहुत सही बात कही कि जो लोग कहते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई कह रहा है कि सेना हटा लो, कोई क्या कह रहा है, कोई सरतन से जुड़ा, तभी क्यों नहीं उत्तेजित होते हैं, तब क्यों नहीं बोलते? नहीं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि अगर नहीं बोलेंगे तो जान ले भी सकते हैं, ये भी कह रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं वो। अभी कई जगह हमारे भारत के, हमारे जो हम जिन सनातन धर्म को मानते हैं, हमारे मंदिरों का कहीं किसी ने क्या कर दिया, वहां कोई अपमान कर रहा है, कोई ग्रंथ का अपमान कर रहा है, हम कितने सहिष्णु संवेदनशील है। जरा सा कोई कुछ कह देगा, कर देगा, उस पर इतना बवंडर मचाएंगे कि सर तन से जुदा करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे। क्या ये फुरपुरा शरीफ के मौलाना सिद्दीकी जो घोर सांप्रदायिक व्यक्ति है, उसको सेकुलर बताते हैं। वो इंडियन सेकुलर फ्रंट है तो सेकुलर हो गया, मुस्लिम लीग को बोल रहे हैं सेकुलर हो गए। अरे भाई देखिए, आप कुछ भी बोलो, आपकी राजनीति करो, मैं कहता हूँ राष्ट्र राजनीति से ऊपर है। मैं भी कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, हमारे जो पंचनिष्ठा है, हम उससे भी ऊपर राष्ट्र को मान रहे हैं। हमारे सब एक तरफ रखिए, हमारे एकात्म मानववाद को भी एक तरफ रखिए, हम राष्ट्र के साथ है कि नहीं। हम इंदिरा गांधी ने जब युद्ध लड़ा, उसके नेतृत्व में लड़ा 1971 में, तब अटल जी ने उसको दुर्गा कहा था, लड़िए पाकिस्तान को और दुश्मन के साथ खट्टे कीजिए, हम आपके साथ खड़े। तब हमने नहीं कहा था कि ऐसा क्यों कहना चाहिए, इन्होंने कभी बोला क्या? अरे उन्होंने कहा है भारत माता के खिलाफ जो है उसको हम जान ले लेंगे, तो क्या गलत है? इनको भी कहना चाहिए कि भारत माता के खिलाफ जान ले लेने की बात तो खैर क्यों नहीं कहेंगे? अरे क्यों, कौन सा सामाजिक सद्भाव बिगड़ रहा है इसमें? बताइए मुझे। ये संवैधानिक व्यवस्था को भी तो चुनौती है ना। आप इस तरीके के बयान को, माता की बात की, कोई भगवा की बात नहीं की,
कोई हमारे संत की तो बात सजा तो नहीं की, कानून हमने देगा, भारत नेता माता की थोड़ी बात देंगे। की। आम आदमी नहीं, सजा मैं देने इससे- लगेगा तो मैं फिर कैसे बिल्कुल- बात बनेगी। और खैर, वंदे मातरम गोविंद मालू जी, वंदे मातरम राष्ट्रगीत तो गोविंद मालू जी, राष्ट्रगान मैं है। मैं आऊंगा आपके पास। सुनिए मैं आऊंगा, सुनिए, प्लीज मैं अपनी प्लीज बात आपका पर सब कायम इस हूं। तरीके से तो हो गया आपका समय। संतोष जी को मैं देने अपनी दीजिए बात जवाब। पर कायम रमेश जी हूं। की बात को ध्यान रखते हैं, उन्होंने कहा कि वंदे शांतपूर्ण मातरम तरीके से का वो गान मुस्कुरा कुछ रहे हैं, लोग बोल भी नहीं गाते रहे हैं, हैं। वो आपके बीच बोल नहीं रहे। मालू जी अब उनसे भी हाँ, जवाब गोविंद जी अब शांत रहिए, संतोष जी को संतोष- कहने दीजिए। संतोष जी को कहने दीजिए। गोविंद जी, संतोष जी वो कह रहे हैं कि ये देशभक्ति की बात है, आप लोगों क्यों इतने परेशान हो जाते हैं जब भी कोई बात ऐसी आती है देशभक्ति के साथ खड़े होने की, तो आप लोग हमेशा उसका विरोध करते हैं, ऐसा उनका कहना है। ऐसी कोई बात ही नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरा, मैं रमेश जी की बात को शिरोधार्य करता हूँ, अमूमन हमें उर्दू नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जब अपनी बात रख रहा था तो गोविंद मालू जी बीच में बोलने लगते हैं। उनको ये समझना कि इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरे बड़े भाई है, मेरी बात हो जाने देते, फिर वो अपनी बात रखते हैं। चलिए, आप वो नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। आप वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि फिर समय इस तरीके से निकलता जाएगा। ये बात भी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी अगली बात को फिर बीच में रहा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी गोविंद मालू जी कह रहे थे कि जो है कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग का समर्थन कर देती, कभी किसका समर्थन कर देती। अरे भाई, बिल्कुल नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग को भी सांप्रदायिकता के उतने करीब मानती जितनी की आरएसएस को मानती है। तो इस बात को आप मान लीजिए, आरएसएस की सांप्रदायिकता के उतने करीब जितना मुस्लिम लीग करीब है। तो हमने कभी नहीं कहा तुम सेक्युलर है। राहुल गांधी ने सेकुलर कहा है, आप उसके खिलाफ देंगे राहुल गांधी के? मेरी बात नहीं, ये राहुल गांधी सेकुलर क्यों कह रहे हैं उनको? राष्ट्रीय सांप्रदायिक नहीं है, राष्ट्रीय सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, राष्ट्रभक्त संगठन है वो, नहीं है। हम इस बात को मैं बात नहीं करेंगे। राष्ट्रीय संघ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है, वो रहेगा। मुस्लिम लीग और पीएफआई, सेकुलर फ्रंट, ये सब सांप्रदायिक गठबंधन है और देश के खिलाफ है। आप उनसे समझौता करते हैं, ये मेरा कहना है। आप वोट के लिए उनके पास जाते हैं। राष्ट्रीय संसद के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। वो एक राष्ट्रवादी संगठन है, सांप्रदायिक आपकी नजर में होगा, देश की नजर में नहीं है। एक एक करके बोलने दीजिए गोविंद मालू जी, एक एक करके बोलिए। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। मालू जी, एक बार उनकी बात आ जाने दीजिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। आप बोलिए संतोष जी, प्लीज। आप बोलिए, वो फिलहाल शांत हैं, वो शांत हैं, आप बोलिए। ठीक है संतोष जी, जय वंदे मातरम बोलिए। ठीक है, मैं रमेश जी को इन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं दोनों राजनीतिक मेहमान से निवेदन करूंगा कि प्लीज एक एक करके बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरीके से शोर में तब्दील हो जाएगा पूरा शो। प्लीज गोविंद मालू जी, संतोष जी, प्लीज। भारत का विभाजन करा दिया सत्ता के लिए आप लोगों ने। वोट के लिए गोविंद मालू जी, रमेश जी, संतोष जी, प्लीज। मैं रमेश शर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। रमेश शर्मा जी, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो चली खैर राजनीतिक बातें हैं, इसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं, हमने देखा है, लेकिन क्या प्लीज संतोष जी प्लीज, एक निष्पक्ष राय आना जरूरी है। जब दो राजनीतिक राय हों उसमें एक निष्पक्ष राय का होना जरूरी है। मैं प्लीज निवेदन करूंगा आप दोनों लोगों से। सर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में भी, हमने देखा कि पिछली बार के जो चुनाव हुए उसमें जो कुछ भी हुआ, कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है, वो क्या एक तरीके का नैरेटिव सेट करने जैसी बात आपको लगती है कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इस ओर भी अब बात की जाए, देशभक्ति, जैसा मालू जी बड़ी मुखरता से अपनी बात रख रही है, तो क्या ये नैरेटिव सेट हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 और फिर मैं तो कहूँगा बल्कि 2024, क्योंकि बीजेपी की तैयारी तो इसी हिसाब से है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि दो चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर समाज में एकजुटता रहेगी, राष्ट्रभाव रहेगा, पिछले कुछ दिनों से एक वातावरण ऐसा बन गया है
कि कहीं ना कहीं जो प्रखर राष्ट्रभाव है उसके साथ भाजपा है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की बराबर कोशिश रहेगी कि वो वातावरण बना रहे। और हमेशा सिद्धांत में और व्यक्तिगत हित में एक अंतर होता है कि जब भी व्यक्तिगत हित की बात होती है व्यक्ति सिद्धांत से पीछे हटता है। तो कांग्रेस की बराबर ये कोशिश होती है कि इसलिए महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ताकि व्यक्तिगत हित की बात हो, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये बात राष्ट्र की बात करना ये भाजपा की अपनी रणनीति भी हो सकती है। और अंत में मैं गोविंद जी को जब भी कहना चाहूँगा, जैसा मैंने संतोष जी को कहा, गोविंद जी आपका नाम भी गोविंद है। गोविंद जो थे वो हमेशा मुस्कुरा के बात करते थे, उस सूत्र में बात करते थे। पूरा गीता में जो 574 कृष्णवाच के श्लोक हैं आप देख लीजिए, पूरी की पूरी सूक्त की बात है। लेकिन आज आपका भी मैं तेवर ऐसा देख रहा हूँ कि आप बोलने नहीं दे रहे, तो कम से कम आपका जो गरिमा है आपकी भी एक गरिमा है। तो मैं समझता हूँ एक और बात में बताता हूं कि आमतौर पर जब भी डिबेट में दो लोग एक साथ बोलते हैं लोग हमेशा चैनल बदल देते हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी बात आ जाए तो हमेशा राजनीतिक दलों को ये चाहिए कि पूरी बात आ जाए, उसके बाद जो कहना हो अपनी पारी पर आकर के कहे। ये मुझे, और अगर दोनों प्रवक्ताओं से हाथ जोड़ के क्षमा याचना भी करना चाहता हूं कि अगर मुझे बात को बुरा लगा हो तो क्षमा भी। ठीक है, नहीं खैर आप वरिष्ठ हैं और आपकी जो सलाह है मुझे लगता है कि दोनों ही जो राजनेता हैं अलग अलग पार्टियों के वो इस बात को मानेंगे। लेकिन अभी समय की पाबंदी है, लिहाजा इस कार्यक्रम को हमें यहाँ पर ख़त्म करना होगा। हमारे साथ तीनों जो मेहमान जुड़े हुए थे, गोविंद मालू जी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। संतोष सिंह जी थे हमारे साथ, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया करता हूँ। रमेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो नेता हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि भी होते हैं और वो कुछ बोलते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे नेताओं के बयान समाज में सौहार्द बढ़ाने वाले होंगे, ना कि किसी तरीके से कोई विघटन को बढ़ावा देने वाले। जवाब तो देना होगा हमें। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए PSTV।